गुड मॉर्निंग गाइज। आज है 28 जून और ये तीसरा दिन है मेरा देहरादून में। और सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं और हल्की हल्की धूप होनी शुरू हो गई है। थोड़ी गर्मी है लेकिन आसमान में अभी बादल है, बारिश आने की पूरी संभावना है। और पता है ना, जिस जगह हम लोग रुके हुए हैं यहाँ पे ग्रीनरी इतनी ज़्यादा है कि मतलब हवा में नेचुरल ठंडक है। तो देखते हैं, बाकी हो सकता है दिन में बारिश ज़रूर रहेगी। और दिखाती हूँ मैं आपको अपने आसपास की सराउंडिंग। हाँ, अनार नहीं है एक भी ना इसमें। तो सीजन कौन सा होता है अनार का? अच्छा, ऐसा भी है। सबसे अच्छी बात मेरे देहरादून स्टे की ये है कि जिस जगह हम लोग रुके हैं वहाँ से ये लगा लो सिर्फ 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पे ये वाला एरिया है जो अभी आपको मैंने दिखाया। और पहाड़ियों से घिरा है ये। और अभी मैं उतर रही हूँ और बिल्कुल स्टीप जिसको कहते हैं वो वाला ये रास्ता है एकदम नीचे। मुझे याद है जब हम पहले मसूरी जाते थे तो कई बार हम लोग यहाँ पे जो लोकल देहरादून घूमने के लिए रुक जाते थे। रेलवे स्टेशन के आसपास हम लोग कुछ होटल्स लेते थे, वहीं पे रुकते थे। मतलब होटल्स वहीं पे है ज़्यादा, जो रेलवे रोड है। तो हम लोग यहाँ के जो लोकल मंदिर हैं वो जब घूमने के लिए निकलते थे, या इवन यहाँ सहस्त्रधारा पे भी जब आते थे, क्योंकि हम लोग सहस्त्रधारा रोड पे ही रुके हुए हैं। तो मतलब ये वाला जो पूरा एरिया था बिल्कुल जंगल था। और अगर मैं जब से कैपिटल ये बना है देहरादून, तब से तो इतना ज़्यादा डेवलपमेंट का काम यहाँ पे स्टार्ट हो गया है और इतने ज़्यादा रेजिडेंशियल यहाँ पर कॉलोनीज़ बन गई हैं। तो अब ना विश्वास नहीं होता कि ये वही देहरादून है या ये वही एरिया है जहाँ मतलब 2000 से पहले इतनी ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया था। यहाँ पे इतनी ज़्यादा ग्रीनरी रहती थी, इतना सुनसान रहता था। ये वाला जो स्पेशली सहस्त्रधारा वाला जो ये वाला पार्ट था देहरादून का, बिल्कुल एकदम सेक्लूडेड सा लगता था। बस टूरिस्ट दिखते थे यहाँ पे, कुछ दुकानें हुआ करती थी। और जो हैं वहाँ पे जो प्लॉट्स अभी खाली पड़े हैं, तो वहाँ पे भी बस ये कुछ लोग कहीं ना कहीं सफाई करते हुए, झाड़ियाँ हटाते हुए दिख जाते हैं। तो फिर माइंड में यही आता है कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो शायद यहाँ पे भी बिल्डिंग खड़ी होगी। अब अगर हिमाचल की बात करें, जैसे हमारी भुंतर में, जो मनाली के पास भुंतर जगह है, वहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी है। तो मुझे याद है कि वहाँ पे जिस टाइम पर वो पूरा प्रोसेस चल रहा था कि जब लैंड खरीदने वाली बात सारी चल रही थी, कितनी फॉर्मेलिटीज़ थी, कितनी ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस है। लेकिन उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा छूट दी गई है कि मतलब आउटसाइडर्स आके प्रॉपर्टी ले सकते हैं। तो शायद यही रीज़न है यहाँ पर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है। और अगर बाहर के लोग आएंगे तो ये कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर बाहर के लोग यहाँ आकर ग्रो करेंगे तो ऑब्वियसली ग्रोथ तो उत्तराखंड की ही हो रही है, यहाँ के लोगों को हो रही है। और यहाँ के लोगों को भी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं रोज़गार के। वरना क्या होता था, उत्तराखंड में कितने ज़्यादा लोग यहाँ से पलायन करते थे। और जो बड़ी बड़ी स्टेट्स हैं जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है और आसपास की जितनी भी बड़ी स्टेट्स हैं, वहाँ पर ये लोग जाते थे अपने रोज़गार के लिए। तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत अच्छी बात है कि ये लोग भी अब यहीं पर रुक जाएंगे और माइग्रेट नहीं करेंगे, और अपने ही नेटिव प्लेस में रहकर उनके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ जाएंगी, चाहे वो जॉब्स हों या फिर बिजनेस हों। और जैसे जैसे यहाँ पर ग्रोथ हो रही है या नए नए फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ आ रही हैं, तो ऑब्वियसली ग्रोथ तो सभी कर रहे हैं, जो बाहर से आए हैं या जो लोकल से। तो उनका मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बहुत हद तक चेंज हो गया। क्योंकि पहले क्या होता था, मतलब जो बड़े एरियाज़ हैं, जैसे कि देहरादून की मैं बात करूँ, राजपुर रोड है,
इस तरीके, या कैनल रोड है, यहाँ के लोग तो पहले से ही वेल टू डू थे मोस्टली। लेकिन अब क्या हो गया है, जो छोटा एरिया था या छोटे छोटे विलेजेस थे देहरादून के आसपास या देहरादून में छोटे छोटे कस्बे थे, तो वहाँ के लोग हैं उनको भी अब बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। पीजीज़ बन गए हैं, हॉस्टल्स हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, हॉस्पिटल्स हैं, और उसके अलावा होटल्स भी बन गए हैं। होम स्टेज़ का एक बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर अभी है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। और हमें तो ज़रूरत पड़ी नहीं, क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली हमारे यहाँ पर मेरी फैमिली रहती है। लेकिन अगर कोई बाहर से आता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो महंगे महंगे होटल्स में ही रुके। बहुत ही चीप रेट पे होम स्टेज़ भी यहाँ पर मिलते हैं। और अगर आप चाहते हैं शहर की मतलब भीड़ भाड़ से दूर रहना, तो रिजॉर्ट्स वगैरह के जो ऑप्शन है वो थोड़े महंगे पड़ जाते हैं। लेकिन जो होम स्टेज़ है, ताकि आपको लोकल टच मिल सके, लोकल लोग हैं उनके साथ रहने का मौका मिल सके, लोकल लोगों की लाइफस्टाइल आप जान सके, तो उसके लिए यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। होम स्टेज़ की सबसे अच्छी खासियत ये है कि होटल्स के मुकाबले ये बहुत ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं और टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। और बाहर के लोग जैसे आते थे पहले, रेलवे स्टेशन के आसपास रुकना ज़्यादा प्रेफर करते थे, या फिर एयरपोर्ट के आसपास रुकना ज़्यादा प्रेफर करते थे। लेकिन आज की डेट में जो लोकल एरिया है देहरादून का, वहाँ पर भी बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं होम स्टेज़ के। तो अगर आप लॉन्ग टर्म रुकने का प्लान कर रही हैं देहरादून में, तो ज़रूर एक बार आप होम स्टेज वाला जो ऑप्शन है वो ट्राई करें। अच्छा, उसके अलावा होम स्टेज़ में क्या है, जैसे होटल्स रुकते थे तो हमारे पास ना किचनेट वगैरह नहीं होता था, और कुकिंग करने के लिए हमारे पास चॉइस नहीं होती थी, बाहर का खाना हमें खाना पड़ता था। लेकिन होम स्टेज़ में क्या हो गया है कि उसमें भी आपके पास 2 चॉइस होती है। आप चाहें तो खुद से कुक कर सकते हैं, वो आपको सारा सामान मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं कि जैसे भी यूटेंसिल्स है, कुक टॉप है, इंडक्शन है, और आप अपना सामान लाइए और कुक कीजिए। और उसके अलावा आप चाहें तो किसी के, हर एक में नहीं, लेकिन कुछ होम स्टेज में ऐसा है, वो अपना जो उनका होम कुक्ड फूड है वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो वो कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, आप किसे चूज़ करते हैं। तो बस तो होम स्टेज़ के बारे में मैं यही आपको बोल रही थी। अगर आप चाहते हैं कि शहर की भीड़ भाड़ से दूर और सस्ते रेट पे, कम कीमत पे आप एक लंबा टूर अगर देहरादून में प्लान कर रही हैं, तो होम स्टे एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है।